गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हम सपनों की नगरी मुंबई में मौजूद है और वहाँ पर हम आज हैं मरीन ड्राइव पर, जहाँ बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह निकल कर आते हैं वॉक करने। और हम भी आप पहुंचे मुंबई ताकि आपको खबरों के साथ साथ ये भी दिखा सके कि आप रह सकते हैं फिट, थोड़ी चहलकदमी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी हेल्थ बनाइए। बिल्कुल, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और आज कई बड़ी खबर, कई अच्छी खबर लेकर के हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। सबसे पहली बात, एक अच्छी खबर उत्तरकाशी से आज मिल सकती है। ऐसी खबर से शुरुआत करने वाले बुलेटिन की, क्योंकि 41 मजदूर जो बीते 12 दिन से फंसे हुए हैं, उनके और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के बीच महज कुछ मीटर का ही फासला बचा है। और ऐसे में किसी भी वक्त वो खबर आ सकती है जिसका इंतजार हम सभी, पूरा देश 12 दिन से कर रहा है। जी हाँ, हालांकि इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाहर एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, एम्बुलेंस तैयार रखे गए हैं, स्ट्रेचर्स तैयार रखे हैं, ताकि जो मजदूर 12 दिन बाद बाहर निकलेंगे, उन्हें किसी तरह की मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़े तो उसके लिए फौरन वहां पर तैयारी मुकम्मल रहे। यहाँ तो हर कोई इंतजार कर रहा है उन 41 श्रमिकों का जो कि टनल में 12 दिनों से फंसे हुए हैं। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि सभी सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाएं और उनके लिए हर तरीके की व्यवस्था रेस्क्यू टीम की तरफ से पहले से ही की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिल्कपारा सुरंग से आज बाहर आएंगे 41 मजदूर। ये वो मजदूर जो आज 12वां दिन है अंदर फंसे हुए हैं। महज कुछ देर का वक्त और बचा है जब उत्तरकाशी टनल से गुड न्यूज आने वाली है। टनल में फंसे 41 मजदूर 12वें दिन वापस आ सकते हैं। आखिरकार जो लम्हा आने वाला है, जिसका इंतजार पूरे देश को है, किसी भी वक्त सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू टीम और टनल में फंसे लोगों के बीच की दूरी महज कुछ मीटर की रह गई है। वेल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। रात भर सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ के 10 से 12 जवान सिलक्यारा टनल के अंदर स्ट्रेचर और रस्सी के साथ पहुंचे। साथ ही जवानों के पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखाई दिए, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो सकता है। जैसी आकृति दिखाई दे रही है, यानी जहां से रास्ता नहीं आगे दिखाई दे रहा है, जूम इन आगे नहीं हो पा रहा है, ये दरअसल वही मलबा है जो आके फंस गया था। इस टनल के एंट्री गेट से 200 मीटर आप अंदर जाएंगे तो मलबा गिरा था और उस मलबे के उस पार जो है 41 हमारे श्रमिक भाई हैं। उसके ठीक आगे जो मशीन आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए अगर मशीन का पीछे का हिस्सा है और वहीं से ड्रिल किया जा रहा है। कुछ एनडीआरएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिन तस्वीरों की आप चर्चा कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले ये जवान स्ट्रेचर जिसके नीचे स्केट्स लगे हुए थे वो लेकर अंदर गए, मास्क लेकर अंदर गए, इसके साथ ही रस्सियां लेकर अंदर गए हैं। वहां से एक ड्रिल भी कि किस तरीके से निकाला जाएगा। एक तरफ एनडीआरएफ के जवानों का टनल के अंदर पहुंचना मजदूरों के जल्द होने वाले रेस्क्यू का संकेत दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिलक्यारा टनल के बाहर भी हलचल तेज हो चुकी है। टनल के पास ही एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है। इस अस्पताल में 8 बेड लगाए गए हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। और चलिए सीधा वहां का रुख करते हैं जहां पर इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीधा उत्तरकाशी से हमारी सहयोगी बरखा और अभिषेक जुड़ चुके हैं। बरखा, जरा बताएं क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि हर किसी को इंतजार है, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द सभी मजदूर बाहर आ जाएं सुरक्षित। अभी का क्या स्टेटस है? बिल्कुल, इंतजार यहाँ पर यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो तमाम हमारे लोग अंदर फंसे हुए हैं, कर्मवीर जो है हमारे, वो बाहर आ जाएं। थोड़ा सा इंतजार जो है वो और लंबा हो गया। 12वें दिन में अब ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रवेश कर चुका है। अभिषेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और बिलाल वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बयान करती है कि काम जो है वो अभी फिलहाल किस तेजी से वहां पर हो रहा है। अभिषेक, अगर अभी अभिषेक देखिए 7 बजे का वक्त हो गया है, अभी तक की अगर अपडेट की बात करते हैं, देखिए 7 बजे का वक्त हो चुका है और ऑगर मशीन की आवाज आनी शुरू हो गई। देखिए आवाज और अंदर जो रोशनी से पता चलता है कि निश्चित रूप से ऑगर की मशीन अब दोबारा से एक बार फिर शुरू की गई है। जैसे रात को गैस कटर करके जो अड़चने थी, सामने से गार्डर को हटाया गया, वो अपने आप में बेहद बड़ा
चैलेंज रहा है रात भर। देखिए पूरे 4.5 घंटे गैस कटिंग से गार्डर को हटाया गया रास्ते में। अब यही सब मना रहे हैं कि आगे वो गैस कट जो गार्डर था वो दोबारा से ना आए, और अगर वो आता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और समय लग सकता है। वजह क्या है कि वो गार्डर है, बहुत बड़ा गार्डर है, और जिसके उस फ्रेम को काटना अपने आप में बेहद बड़ा चैलेंज रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर यही सब कुछ ठीक रहता है तो 8:30 9 बजे के आसपास हम पूरे देश वो खबर देखेगा जिसका इंतजार पिछले 12 दिनों से वो कर रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सिर्फ कुछ ही चंद फासला जो है वो यहाँ पर बचा हुआ है उन मजदूरों तक जो वहां पर अंदर इंतजार कर रहे हैं। देखिए खबरें ये भी आई थी कि अंदर जब उनको ये एहसास होने लगा था, ये एहसास उन्हें हुआ था कि पाइप उन तक पहुंच गया है, तो बेहद खुशी का माहौल अंदर था। और हो भी क्यों ना, 12 दिनों तक वो अंदर फंसे हुए, लगातार उनको आश्वस्त किया जा रहा था कि वो बहुत जल्द बाहर होंगे। और इसी वजह से देखिए अब फिलहाल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बस अब से कुछ ही पलों में खत्म हो जाए और वो सबके सब कर्मवीर जो है वो बाहर हो और सुरक्षित हो यहाँ पर। क्योंकि देखिए अभिषेक, हमने देखा 12 दिनों का वक्त शायद लगना नहीं चाहिए था, ये भी बातचीत बार बार की जा रही थी। ये जो समय है बहुत लंबा खिंच गया। ये सारे कदम जो अब उठाए गए थे कुछ दिन पहले, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बरखा, देखिए जब से पीएमओ टीम की एंट्री हुई है, जैसे 8वें दिन के बाद से पीएमओ टीम एंट्री हुई है और 4 दिन बहुत वक्त लग गया है, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि 12 दिन गुजर चुके हैं, जब वो बाहर निकलेंगे उन्हें तमाम मेडिकल सुविधाएं भी चाहिए होंगी। इसको लेकर क्या वहाँ इंतजाम किए गए हैं कि जब उनको बाहर निकाला जाए तब किसी तरह की जरूरत पड़े तो क्या क्या इसके लिए कदम उठाए गए हैं, जरा वो भी बताएं। इस समय वो है डीएम उत्तरकाशी इस समय अंदर हैं और अंदर लगातार उनसे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है और कितना समय लगेगा। सवाल भी है यहाँ पर, एक और सवाल भी यहाँ पर आया। देखिए ये है कि देखिए सबसे बड़ा कंसर्न जो यहाँ पर रहा था वो स्वास्थ्य को लेकर था। किस तरह से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है कि जैसे ही वो बाहर आते हैं उनके हेल्थ को लेकर, सारी फिटनेस को लेकर चेकअप किया जाएगा। देखिए स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनाया है वैकल्पिक रूप से, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी लेकिन राकेश के पास भी कोई जानकारी। राकेश जरा बताएं अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी आप देंगे। और खबर ये भी मिल रही कि जरूरत पड़ी तो उन सभी श्रमिकों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, ऐसी भी कोई तैयारी दिख रही है क्या वहाँ? बिल्कुल, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, मेरे पीछे सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार है, उम्मीदों का प्रवेश द्वार। मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहीं से 41 जिंदगियां, जो 41 श्रमिक भाई है वो बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। सभी को तस्वीरों का इंतजार है। सिलक्यारा में सुबह हो चुकी है, थोड़ी देर बाद सूर्य की रोशनी और ज्यादा प्रकाश भी यहाँ लेकर आएगी और उसके साथ ही बहुत मुमकिन है कि 41 श्रमिक भाई जो कि इस सुरंग के अंधेरे में थे, बाहरी दुनिया से बेखबर वो अंदर थे और इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द उन्हें निकाल दिया जाएगा, उनकी उम्मीद पूरी होगी। आप तस्वीरें देखिए, मैंने काफी जूम इन कर दिया है कैमरे को। आपको दिखाई दे रहा होगा जो सामने बाधा दिखाई दे रही है, दरअसल वही मलबा था जो कि आकर गिरा था और वहीं पर ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया, जिसको ड्रिल करके अंदर पाइप डाली गई। ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, आखिरी पाइप डाली जा रही है। और जो आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बातचीत की, तो यहाँ पर एक अस्थायी अस्पताल बनाकर तैयार किया गया है। जरा लेफ्ट साइड में पैन करिए, हमारे कैमरामैन हरिंदर है, मैं उनसे कहूंगा कि लेफ्ट साइड में पैन करें। जो यहाँ पर लाल, हरे और सफेद रंग की ये जो छोटी लाइट्स दिख रही है, ये यहाँ का अस्थायी अस्पताल। लेकिन एम्बुलेंसेज यहाँ पर तैयार है। करीब 1 घंटे की दूरी पर 35 किलोमीटर के आसपास चिन्याली छोड़ है, वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर भी 41 बेड खास तौर पर तैयार किए गए हैं इन श्रमिक भाइयों के लिए। वहां पर एयर स्ट्रिप भी है और जरूरत पड़ी तो वहां से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। किए गए हैं राकेश, कुछ वक्त और इंतजार है। राकेश और बरखा, अभिषेक, हमारे तीनों सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स पहुंचा रहे हैं आपके पास। फिर से हम लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, क्योंकि जो खास इंतजाम दीपिका किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि 12 दिन हो चुके हैं, जो मजदूर अंदर फंसे, जब बाहर निकले उनको कोई भी जरूरत पड़े तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जहाँ इस रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप टाइम्स नाउ भारत के साथ बने रहिए। तैयारियां जो की गई हैं वो ये भी है कि जरूरत पड़ने पर, जैसा कि सहयोगी बता रहे थे, कि एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है और साथ ही अस्पताल में 45 बेड पहले से ही रिजर्व किए गए, यानी कि तैयारियां पूरी हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है। रेस्क्यू में जुटी टीम भी हर अड़चन को दूर करने में जुटी है। रेस्क्यू को लेकर पीएमओ पल पल का अपडेट ले रहा है।
कुल मिलाकर आज की सुबह उम्मीदों वाली सुबह है, क्योंकि किसी भी वक्त मजदूरों को टनल के अंदर से निकाला जा सकता है। उत्तरकाशी में टनल से जैसे जैसे मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद बढ़ रही है, वैसे ही उनके प्राथमिक उपचार की भी तैयारी तेज हो गई है। मैं चिन्यानी सौड़ में इस वक्त मौजूद हूँ। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पाएंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरअसल यहाँ पर है। यहाँ पर जो 41 बेड्स हैं वो तैयार किए गए हैं और वो बेड्स जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे जब उन तमाम मजदूरों को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। बाहर देखिए, बाकायदा आपको दिखाएंगे यहाँ पर बिलाल बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सिलक्यारा टनल से 4 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां से श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके एम्स ले जाया जा सकता है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भी 45 बेड अलग से रिजर्व कर दिए गए हैं। आखिर वो घड़ी आई ही गई जिसका इंतजार पूरे देश को, उनके परिजनों को था। 41 करमवीर अब से कुछ ही देर में यहां से उस टनल की कैद से मुक्त होने वाले हैं। देखिए, मैं जो नजारा आपको दिखाने जा रहा हूं ये हेलीपैड का है। हेलीपैड में आप नज़ारा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से उनके बाहर आने से पहले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, ये एम्बुलेंस हैं। इन्हीं एम्बुलेंस के सहारे उन्हें यहाँ से चिन्यानी सौड़ ले जाया जाएगा। उसके बाद अगर स्थिति खराब होती है या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें स्वास्थ्य की ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको वहाँ से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। 12 दिन से टनल में फंसे मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद को देखते हुए उनके परिवार वाले भी टनल के बाहर पहुंच चुके हैं, जिनकी टनल में फंसे रिश्तेदारों से बात भी कराई गई। पाइप से जो बात किए तो उसमें ठीक आवाज दिया तो हम बात कर लिए। तो अभी भी हम बात किए ओकी टोकी से, अभी बात हुई है। हम पूछे कि आप कैसे हैं तो बोले कि हम ठीक हैं। और खाना में क्या मिला तो बता दिए कि खाना में कल हम लोग को रोटी मिला था और आज खिचड़ी मिला है। अभी अच्छा। नहाने के लिए तौलिया साबुन भी मिला है, लेकिन सामान भी दिया गया। हाँ, और स्वास्थ्य भी सब ठीक है वो लोग। टनल में सिलक्यारा वाली तरफ से जहां मलबा गिरा है, वहां लगातार अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम जारी है। इसके साथ ही टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम को बचाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताते हैं, जहाँ पर सुशासन राज में एक तरफ पुलिस पस्त है तो वहीं बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन बिहार से ऐसी खबरें सामने आती हैं। एक बार फिर से कहीं सरेआम गोलियां चल रही हैं तो कहीं पर बंदूक के दम पर सरेआम लूट हो रही है बिहार में। और इस तरह की आपराधिक घटनाओं के बढ़ने के साथ ही बिहार के सुशासन राज पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। और देखिए, बिहार के वैशाली में कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट की यह तस्वीर वैशाली के महुआ से सामने आई है, जहां आधी रात को बेखौफ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। नकाब पहने 2 बदमाश पेट्रोल पंप मैनेजर के केबिन में घुसे, जबकि एक बदमाश बाहर पहरेदारी करता रहा। बदमाशों ने केबिन में घुसते ही बंदूक के बल पर नोजल मैन शुभम को कब्जे में ले लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने तसल्ली से पूरे केबिन की तलाशी ली। इस दौरान जमीन पर सो रहे पेट्रोल पंप मैनेजर को भी लात मारकर एक बदमाश ने जगा दिया और कैश की जानकारी ली, जिसके बाद बदमाश यहां से करीब 1.25 लाख रुपए लेकर बड़े आराम से फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात की खबर मिलते ही वैशाली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू किया गया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद माफिया अतीक अशरफ के खास गुर्गे नफीस को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये नफीस हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा था। और पुलिस की टीम ने जांच में नफीस को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा भी किया है। वो खुलासा क्या है और क्यों इतनी अहम है नफीस की गिरफ्तारी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में जिस क्रेटा कार में सवार होकर अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस क्रेटा कार के मालिक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार में आए इस बदमाश का नाम नफीस बिरयानी है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित था। नफीस बिरयानी अतीक के भाई अशरफ का खास गुर्गा है। नफीस जब छुपते छुपाते बुधवार रात प्रयागराज पहुंच रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस और बदमाश नफीस बिरयानी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने नफीस बिरयानी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में जिस क्रेटा कार पर सवार होकर अतीक का बेटा अशद आया था, वो क्रेटा कार नफीस बिरयानी की ही है। उस वक्त के वीडियो में साफ देखा जा सकता है
कि असद क्रेटा कार से उतरता है और उमेश पाल पर फायरिंग करता है। वहीं उसके साथ बाइक पर गुड्डू मुस्लिम बमबाजी करते हुए भी दिखाई देता है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद समेत दूसरे कई आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। वहीं माफिया अतीक और अशरफ की अस्पताल ले जाते वक्त हत्या हो चुकी है। इस मामले में गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक की पत्नी, जो मास्टरमाइंड हैं, अभी तक फरार हैं। पुलिस को उम्मीद है कि नफीस बिरयानी की गिरफ्तारी के बाद फरार आरोपियों का सुराग उनके हाथ लग सकता है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर लगातार एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है और इसके साथ ही ऐसी खबर मिल सकती है कि जल्द से जल्द सभी आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया। अभी भी 2 से आतंकियों के छिपे होने की खबर है, लेकिन एक दुखद खबर ये सामने आई कि हमारे 2 कैप्टन समेत हमारे 4 जवानों को शहादत मिली। और जिन कैप्टन को शहादत मिली, उनमें आगरा के रहने वाले शुभम गुप्ता का भी नाम शामिल है। गोलियों की इस आवाज को सुनिए, आतंकियों को दहलाने के लिए ये काफी है। कालाकोटे के इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि पाकिस्तान समर्थक आतंकी मार गिराए गए हैं। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में आतंकी भी घायल हुए हैं। इन आतंकियों को घेर लिया गया है। एनकाउंटर की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई है। बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में 2 कैप्टन और 2 जवान शहीद हो गए। धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में बुधवार को आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में कैप्टन शुभम गुप्ता, मेजर MV प्रांजिल और हवलदार माजिद शहीद हो गए। कैप्टन शुभम गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले थे। कैप्टन शुभम की शहादत के बाद ताजनगरी आगरा में शोक का माहौल है। कैप्टन शुभम गुप्ता की शहीद होने की सूचना घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट, जो DGC भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना। और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गर्व का एहसास भी होता है कि हमारे एक मित्र के बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश के लिए। बता दें कि कैप्टन शुभम गुप्ता का चयन 2015 में आर्मी में हुआ था। 2018 में कमीशन मिला था। और उत्तरकाशी में अच्छी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। वो 41 मजदूर जो पिछले 12 दिनों से फंसे हुए हैं, वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। इस पर बड़ी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में होंगे, जहां पर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में खास पूजा अर्चना करने वाले हैं। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होंगे। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन नहीं किए हैं। कान्हा की नगरी में आज पहुंच रहे हैं PM मोदी। मथुरा से लेकर वृंदावन तक PM मोदी करेंगे पूजा अर्चना। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच रहे हैं। इस खास मौके पर PM मोदी मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में खास पूजा अर्चना करेंगे। ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान में पहुंचेंगे। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर दर्शन नहीं किया है। PM मोदी के पहुंचने से पहले मथुरा में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके लिए खास तैयारी की गई है। PM मोदी की सुरक्षा में 15 IPS अधिकारी, 30 एडिशनल SP, 60 DSP, 125 इंस्पेक्टर और पूरे राज्य से 1500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ ही 14 कंपनी PAC, 4 कंपनी पैरामिलिट्री की भी तैनात की गई है। संत मीराबाई जन्मोत्सव के मौके पर
रेलवे ग्राउंड में मीराबाई के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका होगी। इस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी मीराबाई के रूप में नृत्य प्रस्तुत देंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। बता दें कि वाराणसी और महाकाल की तर्ज पर वृंदावन में भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी तेज है, यानी श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन का भी कायाकल्प होने वाला है। बांके बिहारी कॉरिडोर बनने के बाद पूरा इलाका बदल जाएगा।